हेलो एवरीवन, आज 9 अगस्त 2025 तो हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ करेंगे। न्यूज़ क्या रहेंगी हमारी आज की? रूस और कजाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र है उसको लेकर जो चर्चा चल रही है। उसके बाद भारत और रूस की एक चर्चा है, जो मतलब कि हम कह सकते हैं जो यूक्रेन का युद्ध है उसको लेकर। उसके बाद गाज़ा युद्ध जो है उसके विराम की मतलब सीज फायर की मांग की जा रही है, उसको हम डिटेल में करेंगे। रशिया लॉन्चेस कंस्ट्रक्शन ऑफ कजाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी, मतलब रशिया ने लॉन्च की है कजाकिस्तान की पहली न्यूक्लियर संयंत्र की जो फैसिलिटी है उसको लेकर। रूस ने कजाकिस्तान की जो पहली परमाणु ऊर्जा है उसके संयंत्र की शुरुआत कर दी है। ये जो योजना है 8 अगस्त 2025 को अलमाटी क्षेत्र के उल्केन गांव के पास शुरू हो चुकी है। मतलब कि कजाकिस्तान में अलमाटी क्षेत्र है, वहां पर जो उल्केन गांव है उसमें शुरू हुआ है, जहां पर रूस की जो सरकारी कंपनी पहले से ये काम कर रही है जिसका नाम है रोसाटॉम। तो रूस की जो पहली कंपनी है उसको ठेका दिया गया है इसके निर्माण के लिए। स्थान हमने देखा उल्केन गांव है, उसके पास जो झांबिल जिला है उसके नज़दीक अलमाटी क्षेत्र है, वहाँ पर हो रहा है इसका निर्माण, जो कि बालखश झील के किनारे में स्थित है। रोसाटॉम की भूमिका क्या रहेगी? जो रूस की कंपनी वहाँ पर पहले से ही एस्टैब्लिश है जिसको ठेका दिया गया है, रोसाटॉम ने VVER 1200 रिएक्टर तकनीक का प्रयोग करके इस जो संयंत्र है उसको बनाने का एक जिम्मेदारी ली है, जिसकी क्षमता कितनी रहेगी? 2.4 गीगावाट ये ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकेगा। ये जो रिएक्टर है 60 वर्षों तक काम करने के लिए सक्षम रहेगा, जिसे 20 वर्ष तक और भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी लागत कितनी रहेगी? 14 से 15 बिलियन अनुमान लगाया जा रहा है अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी, जिसमें सामाजिक बुनियादी ढांचा क्या होता है, जिसमें सड़क, स्कूल, चिकित्सा की सुविधाएं, ये सभी इसके लिए $1 बिलियन शामिल किया गया है। उसके बाद सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? 8 अगस्त 2025 को एक औपचारिक समारोह किया जाएगा। उसके साथ ये निर्माण शुरू हो चुका है, जिससे क्या हुआ कि मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए गए। उसके बाद जो साइट है उसकी भूवैज्ञानिक, भूकंपीय और पर्यावरणीय विशेषताओं का पता लगाया गया। विश्लेषण करने के लिए ड्रिलिंग शुरू की गई है। कम से कम 50 कुएं खोदे जाएंगे, जिसकी गहराई 30 से 120 मीटर तक रहेगी। मतलब कि परमाणु संयंत्र का काम शुरू हो चुका है, जो कि रूस के द्वारा करवाया जा रहा है कजाकिस्तान के अलमाटी क्षेत्र में। इसके अलावा सार्वजनिक समर्थन क्या रहेगा? कजाकिस्तान के जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके अध्यक्ष जो हैं अल्मासादम सतकालीव ने, उन्होंने कहा है कि पिछले साल जो राष्ट्रीय जनमत संग्रह हुआ है उसमें 70% से अधिक नागरिक जो है इस योजना का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इसको सपोर्ट किया है और उल्कांव गाँव में 97% जो निवासी हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया है इस निर्माण कार्य में, जिसमें 90% ने इसके पक्ष में मतदान किया है। मतलब कि वहाँ पर लोगों से भी पहले वोटिंग करवाई गई है कौन कौन इसके पक्ष में और कौन इसके विपक्ष में। तो ये देखा गया कि 90% लोग जो हैं इसके पक्ष में हैं। इसका रणनीतिक महत्व क्या रहेगा? अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये कजाकिस्तान के लिए ऊर्जा सुरक्षा दी जाएगी, यहाँ पर औद्योगिक विकास हो सकता है अगर ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। मतलब पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है कजाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो बिजली की कमी है उसका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब अगर यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो यहाँ पर जिस चीज़ की भी कमी है, जो ऊर्जा है या फिर वहाँ पर जो बिजली उत्पादन है वो बढ़ेगा। उसके अलावा आर्थिक विकास होगा, सभी लोगों को मतलब कि डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। तो ये सब इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल भागीदारी क्या है? रोसाटॉम के जो कंपनी है रूस की, उसके नेतृत्व में एक और अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम इस योजना को अंजाम दे रहा है। मतलब कि उसके अलावा ये इंटरनेशनल लेवल पर एक और कंपनी है। चीन की जो CNNC भी कजाकिस्तान में 2 और संयंत्र बनाने की जो है योजना बना रही है, जिसके विवरण 2025 के अंत तक सामने आ जाएंगे। मतलब कि 2025 या 2026 तक उसके भी जो भी उनकी योजना रहेगी वो सामने आ जाएगी।
इसका समय कितना रहेगा, ये इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये जो रूस के द्वारा शुरू किया गया, रोसाटॉम कंपनी को ये ठेका दिया गया, उसके द्वारा करीब 7 से 11 वर्ष लगने की उम्मीद है कि 7 से 11 साल लग जाएंगे और 2030 तक इसके दशक में लागू करने की योजना बनाई जा रही है कि 2030 में हो सकता है इसको लागू किया जा सके। बाकी आने वाले समय पर पता चलता रहेगा। अब हमारी जो सेकेंड न्यूज़ है ये है मोदी एंड पुतिन डिस्कस यूक्रेन अमिड टैरिफ रॉ। मतलब कि यूक्रेन को लेकर मोदी और पुतिन की जो बातचीत है वो मतलब बातचीत चल रही है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, उनके बीच जो टेलीफोन पर बातचीत हुई है यूक्रेन संकट को लेकर, उस पर चर्चा हो रही है। ये जो बातचीत है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा जो भारत पर रूस के जो तेल खरीदने के लिए उसके लिए 50% टैरिफ लगाने और उसके साथ ही जुर्माना लगाने की जो घोषणा की गई है, उसके बीच ये भारत और रूस की बातचीत हो रही है। इसके अलावा भारत और रूस जो हैं अपने जो रक्षा सहयोग संबंधों को सीमित करने के मतलब कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि रक्षा संबंधों को सही तरीके से अच्छा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रंप के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है उनके संबंध को ख़त्म करने के लिए। मोदी ने पुतिन को 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 2025 के अंत में भारत आने के लिए इनविटेशन भी दिया है कि पुतिन जो है वो भारत आएंगे। इसके अलावा अगर हम यूक्रेन संकट पर विस्तार से बात करें, जैसे हमें पता ही है कि अभी जो है भारत और रूस के संबंध सही चल रहे हैं। भारत जो है रूस से तेल इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो रशिया जो अमेरिका है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है और यूक्रेन के कहने पर अब अमेरिका ने ये चीज़ कही है कि भारत जो है वो रूस के साथ अपने संबंध तोड़ ले। अगर ऐसा नहीं करता तो उसे 50% टैरिफ लगेगा। हालांकि दूसरा अमेरिका के द्वारा इसको शुरू भी कर दिया गया और उसके साथ ही 25% जो है जुर्माना लगाया गया कि आपने मेरी बात नहीं मानी। मतलब टोटल कुल मिला के 75% जो है टैरिफ देगा अब भारत जो है अपने प्रोडक्ट्स पर। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं अमेरिका के द्वारा जिन पर मतलब कि प्रतिबंध, जिनके जो ऑर्डर रोक दिए हैं, जिसमें अमेजन कंपनी है और भी 2-3 भारत की कंपनियां हैं, उनके ऑर्डर रोक दिए गए हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है और उसके साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी खतरा हो सकता है। वहां पर महामंदी आ सकती है। ऐसी सिचुएशन भी सोची जा रही है कि 1929 जैसी जो महामंदी रहेगी, मतलब मंदी आएगी, वो पूरी आर्थिक मंदी वो अमेरिका में आ सकती है। तो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा क्या होता है। अगर हम यूक्रेन संकट की बात करें, मतलब यूक्रेन में क्या अभी वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि यूक्रेन लंबे समय तक जो है रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ का हिस्सा रहा था। जब हम इतिहास में देखते हैं तो USSR जिसे हम बोलते हैं, उसमें यूक्रेन भी एक पार्ट हुआ करता था। सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में। उसके बाद यूक्रेन एक अलग से इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन जाता है, कंट्री बन जाता है, लेकिन रूस इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। रूस कहता है कि अभी भी यूक्रेन हमारा पार्ट है। 2014 में यूक्रेन में यूरो मैदान प्रदर्शन होता है और राष्ट्रपति वहां के विक्टर यानुकोविच, उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ समझौता रद्द कर दिया और रूस के साथ करीबी संबंधों को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। मतलब कि रूस के साथ संबंध अपने गहरे कर लिए और यूरोपियन यूनियन से अपना नाता तोड़ लिया था। इससे क्या हुआ कि जो रूस को समर्थक है और पश्चिमी समर्थक गुटों के बीच तनाव बढ़ जाता है। मतलब यूरोपीय कंट्रीज को जो समर्थन देते हैं कुछ लोग यूक्रेन में और कुछ लोग रूस को समर्थन देते हैं, उनके बीच जो तनाव है वो बढ़ता जाता है। 2014 में क्रीमिया पर रूस के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और पूर्वी यूक्रेन में जो डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र है वो अलगाववादी आंदोलन है उसका समर्थन करते हैं, जिससे जो है युद्ध शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर जो है सैन्य आक्रमण, मतलब कि वहाँ पर अटैक शुरू कर दिए थे, जिसे रूस विशेष सैन्य अभियान कहता है। रूस ये मानता है कि यूक्रेन में नाज़ीकरण को रोकना चाहता है और रूसी भाषी आबादी की रक्षा करना चाहता है कि वहाँ पर जो लोग रूस को समर्थन करते हैं या फिर रूस की साइड या फिर रूस की भाषा बोलते हैं, उनको वो बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसे रूस का जो साम्राज्यवादी कदम मानते हैं कि वो रूस है अपना जो एक्सपेंड करना चाहता है, यूक्रेन को फिर से USSR में, मतलब कि रशिया में शामिल करना चाहता है।
इस युद्ध में क्या होता है कि पूरे विश्व स्तर पर ऊर्जा संकट आ जाती, खाद्य आपूर्ति में रुकावट होती है और आर्थिक अस्थिरता को जन्म मिलता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो भारत के भी जितने भी वहाँ पर मतलब वहाँ पर स्टूडेंट्स गए हुए थे MBBS की स्टडी करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, उनको भी वहाँ से मतलब काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एकदम से अटैक हो चुका था कि वहाँ पर यहाँ पर मतलब कि सरकार के द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको वापस बुलाया जाए, जल्द से जल्द सुरक्षित घर पहुँचाया जाए। तो वहाँ पर एकदम से आपने भी सुना होगा 2022 में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो था उसके अकॉर्डिंग फरवरी से लेकर अब तक जो है 12,300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो चुके हैं। इसके बाद अगर इस युद्ध में हम चीन और भारत की भूमिका देखें तो पुतिन ने हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उनको यूक्रेन संकट पर अपडेट दिया है कि अभी यूक्रेन पर क्या उनकी अपडेट है। दोनों देशों ने शांति वार्ता का समर्थन कर दिया, लेकिन रूस के साथ अपने जो संबंध है उसको भी बनाकर रखा है। भारत ने यूक्रेन संकट पर जो है एक न्यूट्रल रुख अपनाया, शांति और कूटनीति पर जोर दिया। 8 अगस्त 2025 को मोदी पुतिन की बातचीत होती है। फिर भारत का जो संघर्ष है, भारत ने इस संघर्ष में शांतिपूर्ण की वकालत की है। भारत हमेशा न्यूट्रलाइज रहा है, ना तो पूरी तरह से उसने रूस को सपोर्ट किया, ना ही पूरी तरह से यूक्रेन को। तो भारत ऐसे मामलों में हमेशा न्यूट्रलाइज रहता है और शांति की अपील करता है कि दोनों साइड से शांति बनी रहे। चीन ने भी शांति का ही समर्थन किया। इसके अलावा भारत के दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज है और वो शांति चाहता है। रूस के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव रहे हैं उनके खिलाफ मतदान करने से परहेज कर दिया, जिससे उनकी जो तटस्थता है या स्वतंत्र विदेश नीति है इससे पता चलता है। भारत ने युद्ध के कारण में जो यूक्रेन में अपने फंसे नागरिक हैं, विशेष रूप से जो छात्र, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था और मानवीय सहायता भी प्रदान की थी उस समय पर। उसके बाद रूस के साथ संबंध भारत और रूस के बीच लंबे समय से काफ़ी राजनीतिक रणनीतिक गहरे संबंध रहे हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में भारत जो है रूस से सस्ता तेल हथियार खरीदता है, जो कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा ज़रूरतों के लिए इम्पोर्टेंट है। 2025 में जो भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया और 23वें भारत शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन को इनवाइट भी किया है। अब इस चीज़ से जो ट्रंप है उसको दिक्कत हो रही है और ट्रंप भारत पर दबाव बना रहा है। वैश्विक प्रभाव क्या है? यूक्रेन संकट जो है उसने पूरे भारत में तेल की कीमतें और खाद्य आपूर्ति पर असर डाला है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन गेहूं, सूरजमुखी तेल का जो प्रमुख निर्यातक हैं। इसके अलावा भारत जो वैश्विक मंच जिसमें ब्रिक्स है, शंघाई कॉरपोरेशन है, उसमें रूस और बाकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर इन्होंने ध्यान दिया है कि इन कंट्रीज़ के हम साथ सहयोग बढ़ाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की, इसमें जर्मनी सस्पेंड्स सम आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू इजराइल, यूरोपियन यूनियन यूके अर्जेस फॉर गाजा सीज फायर। जर्मनी जो है उसने गाजा संकट के चलते हुए इजराइल को नए हथियार के जो निर्यात है उस पर रोक लगा दी गई है। मतलब कि अब देखिए जो मिडल ईस्ट है ना, उसमें अगर हम देखें मध्य एशिया, मिडल एशिया जो, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। एक तरफ तो जो यूक्रेन है उसमें युद्ध चला हुआ है रूस यूक्रेन का, दूसरी तरफ इजराइल और गाज़ा का जो आपसी विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चला, 2023 से लेकर आज तक चला हुआ है। और ऐसे में क्या हुआ, जो मतलब जर्मनी है उसने जो गाज़ा संकट चल रहा है उसके बीच इजराइल को अपने हथियार देने से मना कर दिया या फिर रोक लगा दी गई है। कानूनी चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन की आशंका बताई जा रही है। स्लोवेनिया ने भी इजराइल के साथ हथियार व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि यूरोपीय संघ में पहला ऐसा एक कदम उठाया गया है। उसके अलावा ब्रिटेन ने 350 में से 30 हथियार निर्यात लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। हालांकि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि अब सभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है इजराइल पर कि जो गाज़ा में मानवीय संकट उसको ख़त्म किया जाए और गाज़ा को यानी कि वेस्ट जो एक पैलेस्टीन है उसको अलग से एक इंडिपेंडेंस कंट्री घोषित की जाए।
इसमें पीछे एक न्यूज़ भी आई थी, जो फ्रांस है, उसके बाद ब्रिटेन है, इन्होंने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र में मान्यता देने की बात कही है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये सितंबर तक अगर ये युद्ध नहीं रुकता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी समझौता नहीं होता है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, इनके द्वारा यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, इनके द्वारा फ़िलिस्तीन को एक पूर्ण राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इसके बाद गाज़ा में अगर हम मानवीय संकट की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अभी भी वहाँ पर भूखमरी है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं लोग। जो संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने IPC ने चेतावनी दी है कि गाज़ा में जो अकाल की स्थिति बन चुकी है, मतलब अकाल वहाँ पर पड़ चुका है। 20 लाख लोग जो है भोजन, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सुविधा की कमी से जूझ रहे हैं। 20,000 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भूख की वजह से मृत्यु दर बढ़ चुकी है। हथियार निर्यात पर रोक लग चुकी है। जर्मनी ने इजराइल को नए हथियार देने से मना कर दिया है, क्योंकि मानव अधिकार उल्लंघनों की आशंका बताई जा रही है कि यहाँ पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। स्लोवेनिया ने भी हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन ने कुछ हथियार जो है लाइसेंस निलंबित कर दिए। इसके अलावा युद्ध विराम भी मांग की जा रही। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने गाज़ा में जो तत्काल युद्ध विराम, सीज फायर की डिमांड की है। अरब लीग ने भी हमास से हथियार डालने और बंधकों को रिहा करने को कह दिया है कि वहाँ पर जो आपने इजरायली जो लोग हैं, जिनको आपने बंदी बनाकर रखा है, उनको आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर मतलब हथियार आप डाल दीजिए। उसके बाद मानवीय सहायता में भी बाधा देखी जा रही है। अगर किसी और कंट्री के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा गाज़ा में सहायता भेजी जाती है तो उसे इजराइल के द्वारा बीच में ही रोक लिया जाता है, बाधा डाली जा रही है। एक सहायता ट्रक दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 138 लोग मारे गए। ओचा के अनुसार केवल 47% जो है सहायता प्रयास ही सफल हो पाए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं 53% जो है सहायता करने के जो प्रयास हैं वो विफल हो चुके हैं। मतलब वहाँ पर अगर कोई सहायता भी पहुँचाता है तो उस पर भी जो इजराइल है वो उस पर भी एक्शन ले लेता है, क्योंकि वहाँ पर नाकाबंदी की गई है। वहाँ पर किसी के द्वारा भी सहायता ना पहुँचाने की अपील की जा रही है कि वहाँ पर सहायता नहीं पहुँचाई जाएगी, क्योंकि जो इजराइल है वो चाहता है कि वहाँ पर से जो हमास का जो संगठन है उसको ख़त्म करना चाहता है। और जो गाज़ा में आम जनता है उनका क्या कसूर है, वो वहाँ पर भूखमरी से, अकाल से जूझ रहे हैं। मृत्यु और विनाश वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1,04,268 लोग घायल हो चुके हैं और बुनियादी ढांचा जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिसमें स्कूल नष्ट हो चुके हैं, सड़कें, बिल्डिंग्स, उनके घर ख़त्म हो चुके हैं और जो भी जितना भी जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी अटैक किए जा चुके हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं, जिससे स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता जताई जा रही है। UN ने इसे नैतिक संकट माना है और भारतीय सहित कई देशों ने गाज़ा में मानवीय स्थिति पर चिंता जताई है। मतलब चिंता जताते हैं काफ़ी कंट्रीज़। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। इसके साथ ही कुछ छोटी मोटी न्यूज़ रही हैं। आप एक न्यूज़ चर्चा में ज़रूर सुनते होंगे कि ये जो अभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, जो मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा उन्होंने अभी तक जो है एक एटम बम फोड़ दिया। मतलब कि अपने जो विद प्रूफ के साथ उन्होंने ये बात सामने रख दी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी का साथ दे रहा है वोट को चोरी करने में। तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हालांकि अभी अगर हम सबूतों के अकॉर्डिंग देखें तो ये चीज़ सामने आ चुकी है कि बीजेपी के द्वारा 1 करोड़ नए वोटर्स ऐड किए गए थे, जिनका मतलब जो वोट 1 करोड़ जो नए मतलब वोटर्स ऐड हुए हैं उनका वोट सिर्फ बीजेपी को ही दिया। और इसमें ये धांधली बताई जा रही है कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है वोटिंग में। मतलब कि जो भारत का जो लोकतंत्र है, मतलब डेमोक्रेसी है, उसको पूरी तरह से खतरा हो चुका है कि अगर ऐसे ही वोट्स होने हैं, मतलब कि अगर ऐसे ही इलेक्शन होंगे कि चाहे वोट कैसे भी डलें, रिजल्ट एक ही रहेगा, एक ही पार्टी आगे बढ़ेगी या एक ही पार्टी की हमेशा सरकार रहेगी, तो ऐसे में चुनाव करवाना का कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन अब आने वाले समय में हम देखते हैं कि किन लोगों के द्वारा, मतलब किन के द्वारा क्या एक्शन लिए जाते हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, ये सब आने वाले समय की बातें हैं। अगर कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी तो आपको हम इसी चैनल पर अपडेट दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी कल की द हिंदू की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।